हेलो दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। इससे पहले आपने सारी चीजें समझ रखी है। अब देखिए ओम का नियम क्या होता है। ओम एक वैज्ञानिक है जो क्या कह रहे हैं यही हम लोग को समझना है। कह रहे हैं कि यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, जैसे अब भौतिक अवस्था क्या क्या हो सकती है, ताप हो सकता है, दाब, लंबाई आदि में आदि अपरिवर्तित रहे, यानी इनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, रहे तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जब ताप, दाब यह सब नहीं बदलते, किसी भी धातु की भौतिक अवस्था जैसे है वैसे बनी रहे, अर्थात अपरिवर्तित रहे, तो उसमें जो बहने वाली धारा है वह विभवांतर के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी, V प्रोपोर्शनल I। जब बच्चों ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमें एक नियतांक मिलता है जिसको हम बोलते हैं R। तो V बराबर आई आर यहां नियतांक मिल गया, जहां R क्या है, प्रतिरोध है। R क्या है, प्रतिरोध है। अब आप समझे प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है, अर्थात यह क्या है, एक प्रकार का गुण है। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो बह रही विद्युत धारा का विरोध करे, यानी वो जो धारा बह रही है उसका क्या करता है, ये विरोध करे। ठीक, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल R से इसको प्रदर्शित किया जाता है, करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। याद रखिए इसका मात्रक क्या होगा, ओम। ओम का ग्रीक अक्षर ऐसे दिखाया जाएगा, इसको प्रदर्शित इससे करते हैं, और ओम ऐसे लिखा जाता है। इसका मात्रक ओम होता है। और एक बात याद रखें, भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रतिरोध भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे पदार्थ बदलते चले जाते हैं, प्रतिरोध का मान भी बदलता चला जाता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वह क्या होता है और कैसे होता है। तो बच्चों, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक पार्श्वक्रम और दूसरा श्रेणी क्रम। पहले हम लोग श्रेणी क्रम समझते हैं, फिर पार्श्वक्रम पे बातचीत करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि पार्श्वक्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार होता है, यानी पार्श्वक्रम में हम प्रतिरोध को कैसे जोड़ेंगे यही हम लोग को समझना है। तो हम क्या करें कि माना R1 व R2 प्रतिरोध इस प्रकार संयोजित हैं कि, किस प्रकार संयोजित हैं, इस प्रकार संयोजित है कि प्रथम प्रतिरोध, यानी प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, हमारे जो R1 प्रतिरोध है, हम यहाँ आपको समझाते चलते हैं। यह हमारा प्रतिरोध है कुछ इस प्रकार का। इसका प्रथम सिरा, यानी इसके दो सिरे हैं, एक ये वाला और एक ये, प्रथम सिरा, तो प्रथम सिरा ये हो गया और द्वितीय सिरा ये हो गया। तो वही कह रहा है कि प्रथम प्रतिरोध का द्वितीय सिरा और द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, यानी दूसरा प्रतिरोध ये है, और हम इस प्रकार मान लेते हैं इसको, ये है, इस प्रकार इससे संयोजित है, यानी इसको इसमें आपस में जोड़ दिया गया है। तो इसका द्वितीय और इसका प्रथम, और क्या करा है कि द्वितीय प्रतिरोध का द्वितीय सिरा तृतीय प्रतिरोध से जुड़ा हो, यानी इसको और आगे अगर जोड़ा जाए तो ये कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे तीसरा प्रतिरोध होता कुछ इस प्रकार से, ये भी जुड़ जाता ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे R1 है, R1 R2 मान लेते हैं, R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है अनंत तक। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो संयोजित हो रहा है, संयोजन में विद्युत धारा का मान क्या है, ये आप रखें याद कि संयोजन में विद्युत धारा का मान नियत बना रहता है, अर्थात विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो बच्चों, इसका संयोजन यानी जो फार्मूला निकल के आएगा इसके लिए, वो क्या निकल के आएगा, वही हम लोगों को समझना है। तो हम लोग लिखते हैं किससे, विद्युत विभव की सहायता से। ठीक, या आप ये भी लिख सकते हैं कि ओम के नियम की सहायता से, नियम की सहायता से। बच्चों, हम ओम का नियम जानते हैं, V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो जब V बराबर आई आर होता है और विभव का मान जानते हैं कि अगर यहाँ पे V बराबर आई आर होता है और V1 बराबर अगर लेके चले तब क्या हो जाएगा, I नियत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। V2 बराबर लेके चलोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I तो नियत बना रहेगा, R2 हो जाएगा। V3 बराबर लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा, I नियत रहेगा, R3 हो जाएगा। और बच्चों, हम लोग जानते हैं चूंकि V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट सो, यानी इसी प्रकार और हमारे पास आएगा। तो V बराबर आई, यहाँ V बराबर देखो V का मान क्या पाए हैं, आई आर, तो आई आर बराबर आई आर वन प्लस आई R2 प्लस आई R3। ठीक, यहाँ समझ लें आप, यहाँ देखें V1 का मान ये है, V2 का मान ये है, V3 का मान ये है। तो V की जगह पर रखा आई आर, V1 की जगह पर आई R1, V2 की जगह पर आई R2, V3 की जगह पर आई R3।
बच्चों जो चीजें समान होती है उनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ नोटिस करें और देखें ध्यान से, आई आई आई, यहाँ तीनों जगह आई क्या है, कॉमन है। तो हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, लिखेंगे कि आई आर बराबर आई कॉमन कर लिए, क्वेश्चन में क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, हम मान लेते हैं अगर और होता हमारे पास तो डॉट डॉट हम क्या मान लेते हैं, RN, यानी अनंत तक होता तब भी हम क्या करते, आई कॉमन करते, आई समान रहता है। बच्चों आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R बराबर क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन है। ठीक इसी प्रकार हम लोग किसको समझेंगे, पास क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन समझेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आपको पास क्रम में समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। इसको समांतर क्रम भी कहते हैं, पार्श्व क्रम भी कहते हैं, तो आप जानते रहे। तो हमने क्या किया है कि माना हमारे पास R1 R2 R3 क्या है, प्रतिरोध हैं जो इस प्रकार संयोजित है कि इनका प्रथम सिरा यानी R1 का प्रथम सिरा, R2 का प्रथम सिरा और R3 का प्रथम सिरा एक साथ संयोजित है। ठीक इसी प्रकार R1 का द्वितीय सिरा, R2 का द्वितीय सिरा और R3 का द्वितीय सिरा एक साथ संयोजित है। तो इस संयोजन का कुल जो मान होगा वह क्या होगा, यही हम लोग को पता करना है कि इस संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले हम चित्र समझते हैं। हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास क्या है, प्रतिरोध है, प्रथम प्रतिरोध है क्या है, R1 है, इस प्रकार इसके दो सिरा हैं, ये से जुड़ा है। फिर हमारे पास क्या है, दूसरा प्रतिरोध है R2, उसका भी प्रथम सिरा इस प्रकार है। फिर तीसरा प्रतिरोध है हमारे पास क्या, R3, इस प्रकार है, और यह तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, यानी R1 R2 और R3 एक साथ क्या है, आपस में जुड़े हैं। ये मान लेते हैं R1 R2 और R3, इनके क्या है भाई, इनके मान है। अच्छा, इस संयोजन में याद रखें कि इस संयोजन में जो विद्युत विभव का मान है वह क्या होगा, नियत बना रहेगा। यानी लिख देंगे कि इस संयोजन में इस संयोजन में विभव का मान, विभव यानी विभव का मान नियत रहेगा, नियत रहेगा। ठीक, अर्थात विभव क्या होगा, नहीं बदलेगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं किसका नियम लेके चलेंगे, बच्चों नियम हम अब भी वही लेके चलेंगे, ओम के नियमानुसार। यानी मदद किसकी लेंगे, ओम से, ओम के नियम की सहायता से हमने ओम का नियम लिया। क्या, V बराबर आई आर, हम लोग जानते हैं V बराबर आई आर होता है। हमें चाहिए क्या, I के पद में मान चाहिए। तो इधर देखें, जो R इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा V बटा के I, V बटे I। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, ये समझते हैं V बराबर आई आर या V बटे के I। अच्छा, हमने I के मान हमें चाहिए, यहाँ R का नहीं चाहिए, I का। तो I बराबर अगर निकालेंगे हम लोग, I बराबर तो आएगा क्या, V बटा R, हमें ये चाहिए। ठीक, V बटा R, तो ये I का मान है। अगर हम I1 का लेंगे तो क्या लिखेंगे, V नियत है, V बटा R1 लेंगे। I2 का लिखोगे तब आप क्या लोगे, I2 बराबर V बटे R2 लोगे। I3 का लेंगे तो I3 बराबर तब क्या हो जाएगा, I3 बराबर V बटा R3 हो जाएगा, R3। तो अब अगर अच्छा यहाँ लिख देते हैं कि I3 बराबर क्या हो जाएगा, I3 बराबर हो जाएगा V बटा R3। बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो ये सारे I बराबर क्या होता है, यानी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी सभी धाराओं का योग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, प्लस IN, यानी अनंत तक जितनी भी धारा रही होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे I का मान, देखें आप I का मान अभी पाए क्या, I का मान पाए V बटा R, तो यहाँ लिखेंगे V बटा R बराबर लिखेंगे I1 का मान क्या पाए, V बटा R1, तो V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3 प्लस डॉट डॉट इसी प्रकार होता क्या, V बटा हमारे पास क्या हो जाता है RN। तो बच्चों अब हम यहाँ से क्या करेंगे, V सब में देखें कॉमन है, तो V को आप क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो लिखेंगे कि V बटा R बराबर V कॉमन हो जाएगा, कोष्टक में बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट सो, यानी कितना R 1/RN। ठीक बच्चों, V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस डॉट डॉट 1 बटा RN। यही हमारा क्या है बच्चों, फार्मूला है।
इसी को हमें क्या करना था, प्राप्त करना था। तो इस प्रकार आपने समझ लिया कि पास क्रम और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन होता कैसे है और फार्मूला हमारे पास किस प्रकार निकल के आता है। हम आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होती है, या विशिष्ट प्रतिरोधकता या चालकता क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो किसी पदार्थ का विशिष्ट, उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, यानी यहाँ पे क्या, प्रतिरोध, ठीक, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के बराबर होता है। अर्थात 1 मीटर लंबा और 1 मीटर वर्ग के अनुप्रस्थ काट वाले जो क्षेत्रफल होते हैं उसके बराबर ही उसका क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। तो रो बराबर हम लिखेंगे क्या, रो बराबर या आर बराबर लिखेंगे रो एल अपान ए। तो आर बराबर हम लोग लिखेंगे रो एल अपान ए। यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। ठीक इसी प्रकार हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कहीं कहीं परिभाषा में अनुक्रमानुपाती भी आप पढ़े होंगे, तो ऐसा बताया होगा कि आर प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, एल अपान ए के। तो जब प्रोपोर्शनल हटता है तो आर बराबर हमें मिल जाता है रो एल अपान ए। तो बच्चों इससे बिल्कुल परेशान मत होइएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, यहाँ हमने नहीं लगाया है, क्योंकि ये परिभाषा बेहद सरल है, आपको जल्दी से याद हो जाएगी, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। तो अब आप देखें सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल यानी सेल में क्या होता है, कोई ना कोई घोल भरा होता है। आपने देखा होगा सेल तोड़ा होगा तो उसमें काले काले कुछ पदार्थ निकले होंगे, तो अपघट्य होता है वो। तो देखें क्या होता है कि सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग, यानी जो सेल का जो सेल से धारा बहेगी उसमें जो घोल भरा होगा, जो विलयन होगा, वो भी क्या करेगा, धारा के मान में प्रतिरोध लगा देता है, अर्थात धारा को रोकने का कार्य करता है। इस प्रतिरोध को सेल का क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाएगा। किससे किया जाएगा, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल आर बराबर क्या होता है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कोष्टक में ई बटा वी और माइनस के 1। ई क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। कुछ लोग इसको आप तीव्रता भी कह सकते हैं, या तीव्रता या विद्युत वाहक बल देगा, तब आप इसका इस्तेमाल करिएगा। हो सकता है कि आपके बुक में जो फार्मूला दिया हो वो ये दिया हो, स्मॉल आर बराबर एप्सिलॉन अपान के वी माइनस 1। तो बच्चों इससे भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चाहे ई दे या ये दे, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। इस प्रकार में आपने इतनी बातों को कवर कर लिया है, पूरा अब तक आप इसको समझ रखे हैं। अब हम लोग इसके आगे बातचीत करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।